नमस्कार दोस्तों। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, घर्षण बल और उत्तोलक। चलिए घर्षण बल से शुरू करते हैं। ये है क्या? देखिए, जब कोई भी चीज किसी सतह पर चलती है या चलने की कोशिश करती है तो उन दोनों के बीच एक बल पैदा होता है जो उसे रोकता है। बिल्कुल, जो उस चीज की गति का विरोध करता है। सबसे जरूरी बात शायद यही है कि ये बल हमेशा गति की दिशा के उल्टी तरफ लगता है। एग्जैक्टली। अगर आप किसी अलमारी को पूर्व की ओर धकेल रहे हैं तो घर्षण बल पश्चिम की ओर लगेगा, हमेशा उल्टा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसके बिना हम चल भी नहीं सकते। हाँ, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। गाड़ियों के पहिए भी तो सड़क पर घर्षण की वजह से ही घूम पाते हैं। अगर ये ना हो तो पहिए बस फिसलने लगेंगे, जैसे बर्फ पर होता है। बिल्कुल सही। तो एक तरह से ये गति का विरोध भी करता है और गति के लिए जरूरी भी है। बिना इसके कोई भी वस्तु गति शुरू ही नहीं कर पाएगी। और देखिए, घर्षण बल के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई चीज रुकी हुई हो। हाँ, और दूसरा गतिक घर्षण यानी डायनामिक फ्रिक्शन, जब वो चल रही हो। अच्छा। और गतिक घर्षण को भी हम आगे दो हिस्सों में बांटते हैं। वो कौन से? एक है लोटनिक घर्षण मतलब रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहले स्थैतिक घर्षण को समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थिर रखी हो, जैसे मेज पर रखी किताब। हाँ, तो उस पर लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण है। ये बल वस्तु को मतलब हिलने से रोकता है। बिल्कुल। जब आप उसे धकेलना शुरू करते हैं, हाँ, तो वो तब तक नहीं हिलती जब तक आपका लगाया हुआ बल स्थैतिक घर्षण से ज्यादा ना हो जाए। वही शुरुआती रुकावट इसी बल के कारण होती है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है सीमांत घर्षण बल। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये स्थैतिक घर्षण का सबसे ज्यादा मान है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब वो पॉइंट जिसके बाद वस्तु बस चलने ही वाली होती है। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग मिलकर रुकी हुई कार को धक्का लगाते हैं तो जिस अधिकतम बल के बाद कार हिलने लगती है वही सीमांत घर्षण है। और इस पॉइंट के बाद गतिक घर्षण या कहिए काइनेटिक एनर्जी काम करने लगती है। अच्छा, अब आते हैं गतिक घर्षण पर। ये तब लगता है जब वस्तु पहले से ही चल रही हो। हाँ, और इसके वो दो प्रकार हैं। पहला है लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। ये तब लगता है जब कोई चीज लुढ़क कर चलती है, जैसे गाड़ियों के पहिए या ट्रॉली बैग के पहिए। सही है। और दूसरा है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तब लगता है जब कोई चीज फिसल कर या घिसट कर चलती है, जैसे बिना पहियों वाले बक्से को जमीन पर खींचना। तो यहाँ पर इन बलों का एक क्रम होगा, मतलब कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और ये क्रम समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है स्थैतिक घर्षण, क्योंकि वो तो वस्तु को हिलने नहीं देता। ठीक है। उसके बाद आता है सर्पी घर्षण और सबसे कमजोर होता है लोटनिक घर्षण। इसीलिए पहियों वाली चीज को खींचना घिसटने वाली चीज से कई ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल। तो ये क्रम हमेशा याद रखें, स्थैतिक, फिर सर्पी और फिर लोटनिक। ठीक है, तो घर्षण के फायदे क्या हुए? देखिए, इसके बिना गाड़ियां फिसल जाएंगी, मशीनें काम नहीं करेंगी, और हम ब्लैकबोर्ड या कागज पर लिख भी नहीं पाएंगे। लिखने के लिए भी तो कलम और कागज के बीच घर्षण जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। हाँ, जैसे ऊर्जा बर्बाद होती है, मशीनों की क्षमता कम हो जाती है, और साथ ही इससे गर्मी और आवाज पैदा होती है, जिससे मशीनें खराब भी हो सकती हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं उत्तोलक की, यानी लीवर की। ये एक सरल मशीन है जो बल को बढ़ाने या उसकी दिशा बदलने के काम आती है। सही कहा है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो वो सब्बल से भारी पत्थर उठाने वाला है। बीच में एक छोटा पत्थर रखकर आप कम ताकत में भी भारी चीज उठा लेते हैं। हाँ, यहाँ आपका बल भी बढ़ गया और भार की दिशा भी बदल गई। एक उत्तोलक के देखिए 3 मुख्य भाग होते हैं, इन्हें समझना जरूरी है। कौन कौन से? पहला है आलंब यानी फलक्रम। ये वो बिंदु है जिसके चारों ओर छड़ घूमती है, मतलब सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, आलंब। दूसरा है आयास यानी एफर्ट। ये वो बल है जो हम लगाते हैं, हमारा प्रयास। और तीसरा है भार यानी लोड, वो वस्तु जिसे उठाया या हटाया जाता है। ठीक है, तो आलंब, आयास और भार, और इन्हीं तीनों की जगह के आधार पर उत्तोलक को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बिल्कुल। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होता है? इसमें आलम यानी फलक्रम बीच में होता है और आयास और भार किनारों पर, जैसे कि कैंची, जिसमें पेंच बीच में होता है। हाँ बिल्कुल, कैंची, प्लास, तराजू और बच्चों वाला सीसो झूला, इन सब में सपोर्ट पॉइंट बीच में है। अच्छा,
अब आते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पर। इसमें भार यानी लोड बीच में होता है और आलंब और आयास किनारों पर होते हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, उसमें नींबू जो कि भार है वो बीच में रखा जाता है। हाँ, एक सिरे पर कब्जा होता है जो आलंब है और दूसरे सिरे से हम बल लगाते हैं जो आयास है। इसके और भी उदाहरण होंगे? हाँ, सुपारी काटने का सरोता और एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी, व्हील बैरो जिसे कहते हैं। अच्छा, उसमें पहिया आलंब है, हाँ, कूड़ा भार है और हैंडल पर आयास लगता है। बिल्कुल। और आखिर में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आयास मतलब एफर्ट बीच में होता है और आलंब और भार किनारों पर होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिमटा। हाँ, बिल्कुल। चिमटे का जो जुड़ा हुआ सिरा है वो आलंब है। आगे के सिरे से हम रोटी मतलब भार पकड़ते हैं और बल बीच में लगाते हैं। सही। किसान का हल और इंसान की कोहनी भी इसी श्रेणी में आते हैं। कोहनी वो कैसे? जब हम हाथ से कोई वजन उठाते हैं तो कोहनी आलंब होती है, हथेली में भार होता है और बल कोहनी और हथेली के बीच की मांसपेशियों से लगता है। वाह, तो इसे संक्षेप में कैसे याद रख सकते हैं? बहुत आसान है। प्रथम श्रेणी में आलंब बीच में, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में भार बीच में और तृतीय में? और तृतीय श्रेणी में आयास बीच में। अब अगला चैप्टर देखते हैं कार्य, वर्क। तो सबसे पहले भौतिकी की नजर में ये कार्य या वर्क होता क्या है? हमारे रोजमर्रा के काम से ये कितना अलग है? देखिए, ये सवाल ही इस पूरे विषय का सहारा है। आम भाषा में काम का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेहनत। लेकिन फिजिक्स में इसकी परिभाषा बहुत सटीक है। अच्छा। हाँ, कार्य तभी माना जाता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, किसी वस्तु पर कोई बल मतलब फोर्स लगाया जाए। ठीक है, फोर्स लगना चाहिए। और दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि उस बल के कारण वो वस्तु अपनी जगह से खिसके, मतलब उसमें विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो। अच्छा, तो अगर मैं एक दीवार पर घंटों तक धक्का लगाती रहूं तो बल तो लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। लेकिन दीवार तो हिल नहीं रही। हाँ, तो मतलब विस्थापन शून्य है। एग्जैक्टली। और इसीलिए फिजिक्स के हिसाब से किया गया कार्य भी शून्य है, भले ही पसीने छूट जाएं। हाँ, भले ही आप थककर चूर हो जाएं। और विस्थापन को भी समझना जरूरी है। विस्थापन है दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी। जैसे अगर कोई 10 मीटर आगे जाकर 10 मीटर वापस अपनी जगह पर आ जाए तो दूरी तो 20 मीटर हो गई। हाँ, दूरी 20 मीटर हुई, लेकिन विस्थापन वो शून्य हो गया, क्योंकि वो जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया। और अगर विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य। समझ गई। तो फिर हम ऐसे मापते कैसे हैं? इसका कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। W = F × D × cos थीटा। ओके, W मतलब वर्क हो गया, F हो गया फोर्स जिसे हम न्यूटन में मापते हैं, और D हो गया विस्थापन जिसे हमेशा मीटर में लेना है। और ये cos थीटा क्या है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। थीटा जो है वो बल और विस्थापन की दिशा के बीच का एंगल है। एंगल? हाँ, सोचिए आप एक ट्रॉली बैग खींच रहे हैं। आप हैंडल को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते हैं, है ना? पर बैग सीधा आगे चलता है। हाँ, सही है। तो ये cos थीटा हमें बताता है कि आपके बल का कितना हिस्सा असल में बैग को आगे बढ़ाने के काम आ रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं किसी चीज को सीधा आगे धक्का दूं और वो सीधा आगे ही जाए तो एंगल 0 डिग्री होगा। बिल्कुल। और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा बल काम करने में लग रहा है। और इसी को हम धनात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क कहते हैं। हाँ, यही है धनात्मक कार्य। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो या उनके बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो, जैसे बैल का हल खींचना। ठीक है। और इसकी इकाई क्या होती है? यूनिट? कार्य का SI मात्रक है जूल, J। जूल। हाँ, इसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं। जब 1 न्यूटन का बल किसी चीज को 1 मीटर खिसका दे तो हम कहते हैं 1 जूल कार्य हुआ। और एक और यूनिट होती है शायद, अर्ग। हाँ, वो CGS प्रणाली में होती है और इनके बीच का संबंध एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के, मतलब 1 करोड़ अर्ग। 1 करोड़ अर्ग। ओके, तो ये तो हुआ पॉजिटिव वर्क। लेकिन क्या काम उल्टा मतलब नेगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और होता भी है। ऋणात्मक कार्य, ये कैसे?
ये तब होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के ऑपोजिट मतलब विपरीत दिशा में हो। कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम किसी गेंद को ऊपर उछालते हैं। गेंद का विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे किधर खींच रहा है? नीचे की तरफ। बस, विस्थापन ऊपर, बल नीचे, दोनों की दिशा एकदम उल्टी। तो इस केस में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है। वाह, मतलब वो बल उस चीज की गति का विरोध कर रहा है। बिल्कुल, और कार्य का मान न्यूनतम कब होगा? जब एंगल 180 डिग्री हो। एकदम सही, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान होता है -1, जो कि सबसे कम है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं शून्य कार्य पर। एक स्थिति तो हमने देखी जब विस्थापन शून्य हो। क्या कोई और भी स्थिति है? हाँ, शून्य कार्य की कुल 3 स्थितियां हैं। पहली तो वही D0, जैसे दीवार को धक्का देना। दूसरी स्थिति है जब लगाया गया बल ही शून्य हो, F = 0। मान लीजिए हाथ से कोई गुब्बारा छूट गया, वो उड़ रहा है, विस्थापन हो रहा है, पर उस पर कोई बाहरी बल तो नहीं लग रहा, तो कार्य शून्य। ठीक है, और तीसरी स्थिति? तीसरी स्थिति तब है जब बल और विस्थापन के बीच ठीक 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री? हाँ, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है और फॉर्मूले में कुछ भी 0 से गुणा होगा तो सब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कुली वाला उदाहरण यहीं फिट होता है। एकदम सही पहचाना। जब कोई कुली सिर पर बोझ रखकर प्लेटफॉर्म पर सीधा चलता है, हाँ, तो बोझ पर बल तो वो ऊपर की ओर लगा रहा है, उसे गिरने से बचाने के लिए। सही है, वर्टिकल। और चल रहा है सीधा आगे, मतलब विस्थापन हॉरिजॉन्टल है, तो बल ऊपर, विस्थापन आगे, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन गया। तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष किया गया कार्य शून्य है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, यही फिजिक्स है। चलिए अब कुछ एग्जाम वाले सवाल देखते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला सवाल, एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर का विस्थापन किया जाता है। कार्य बताइए। ओके, तो W = F × D × cos थीटा, मतलब W = 50 × 20 × cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री होता है हाफ। तो 1000 का आधा, 500 जूल। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगला चैप्टर देखते हैं, ऊर्जा, एनर्जी। तो सबसे पहले ऊर्जा है क्या? मतलब इसकी सबसे सीधी परिभाषा क्या होगी? देखिए, सबसे सरल परिभाषा तो यही है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता। जी। और एक बात जो याद रखना बहुत जरूरी है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही है, जूल। अच्छा, जूल, ये इसका ऐसा ही मात्रक है। लेकिन मैंने एक और मात्रक के बारे में भी पढ़ा है, अर्ग, CGS प्रणाली में। तो इनमें क्या संबंध है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। 10⁻7 मतलब 1 करोड़ अर्ग? बिल्कुल। और इसका उल्टा करें तो 1 अर्ग में 10⁻7 जूल। और ये जो कन्वर्जन है ना, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए। और आपने कहा कि ये एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती? जी, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, तो ऊर्जा के तो कई रूप होते हैं, जैसे रासायनिक, विद्युत, नाभिकीय। लेकिन हम मुख्य रूप से इन्हें किन 2 वर्गों में बांटते हैं? बिल्कुल, हम इन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटते हैं। एक है गतिज ऊर्जा, मतलब किनेटिक एनर्जी, और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में यांत्रिक ऊर्जा पर केंद्रित रहेगी। चलिए, तो फिर गतिज ऊर्जा से ही शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये गति से जुड़ी हुई है। सही कहा आपने। किसी भी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, वही उसकी गतिज ऊर्जा है। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी, बहती हवा या कोई फेंक की गई गेंद, इन सब में गति है, तो इनमें गतिज ऊर्जा भी है। और इसका एक फॉर्मूला भी है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गतिज ऊर्जा यानी Ke बराबर है ½ mv²। जी, यहाँ m है वस्तु का द्रव्यमान, मतलब मास, और v है उसका वेग यानी वेलोसिटी। अच्छा, तो इस सूत्र के आधार पर तो सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज का द्रव्यमान 2 गुना कर दें, तो गतिज ऊर्जा पर क्या असर होगा? क्योंकि फॉर्मूले में m सीधा जुड़ा है, तो अगर द्रव्यमान 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। और अगर द्रव्यमान आधा कर दे, तो ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। बहुत सीधा संबंध है।
ठीक है, और वेग का क्या? अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। हाँ, और यहीं पर ध्यान देना है, सूत्र में वेग का वर्ग है v²। v²। जी, इसीलिए अगर आप वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ओ, 4 गुनी, 2 गुनी नहीं। बिल्कुल, यही वो आम गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। तो ये स्थिति के कारण होती है ना? एकदम, किसी वस्तु की विशेष स्थिति या उसकी बनावट के कारण उसमें जो ऊर्जा जमा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? ऊंचाई। कोई वस्तु जमीन से जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगी उसमें उतनी ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे किसी बांध में जमा किया गया पानी? एकदम सही। बांध में बहुत ऊंचाई पर पानी को रोका जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। अच्छा, और कोई उदाहरण? खींचा हुआ धनुष, या घड़ी में भरी हुई चाबी, या फिर पेड़ पर लटका हुआ कोई सेब, इन सब में उनकी स्थिति के कारण काम करने की क्षमता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका सूत्र है Pe = mgh। mgh। हाँ, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटी, और h है पृथ्वी के तल से ऊंचाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के तल पर स्थितिज ऊर्जा 0 होगी? हाँ, हम गणना के लिए पृथ्वी के तल पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को 0 मानकर चलते हैं। ठीक है, तो हमने गतिज और स्थितिज ऊर्जा को अलग अलग देख लिया। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों का बस कुल योग है। अच्छा, तो मैकेनिकल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल। इसका एक अच्छा उदाहरण है उड़ता हुआ हवाई जहाज। कैसे? देखिए, उसमें ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा है और उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा भी है। अच्छा, तो उसमें दोनों है? जी, दोनों। और इन सब के पीछे एक बहुत ही मौलिक नियम काम करता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। हाँ, जो कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बिल्कुल, ये पूरे ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है। चलिए, तो इस रूपांतरण के कुछ उदाहरण देखते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ। जैसे विद्युत हीटर। विद्युत हीटर, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर? वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो या जनरेटर? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में। और जब कोई पत्थर ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, एक और, बिजली का पंखा। वो विद्युत ऊर्जा लेता है और उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे पंखुड़ियां घूमती हैं। बढ़िया। अब कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं जिससे ये सब और साफ हो जाएगा। जरूर। पहला सवाल, एक कार की गति 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो उसकी अंतिम और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ये अच्छा सवाल है। यहाँ हमें द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अनुपात निकालना है तो वो वेग के वर्ग का अनुपात होगा, मतलब v² v1²। तो v2² v1² क्या होगा? जी हाँ, यानी 400 जो कि 4.1 होगा। 4.1, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। 22 किलोग्राम की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, गतिज ऊर्जा कितनी है? ये तो सीधा फॉर्मूले पर है, Ke = ½ mv²। तो ½ गुणा 22 गुणा 5 का स्क्वायर मतलब 11 गुणा 25। 11 गुणा 25, ये हुआ 275। 275 जूल, बिल्कुल सही। ठीक है, एक आखिरी सवाल। 50 किलो का एक आदमी 20 मीटर ऊंची इमारत पर बैठा हुआ है, उसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या? चूंकि आदमी बैठा हुआ है तो उसका वेग 0 है। अच्छा, तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई। बिल्कुल। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो केवल स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। मतलब सिर्फ Pe = mgh निकालना है। जी, तो Me = 50 गुणा 10 गुणा 20 यानी 10,000 जूल। 10,000 जूल, समझ गए। चलिए, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इसमें विद्युत धारा, आवेश और प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा नजरिया अपना सकते हैं। सोचिए, बिजली एक नदी जैसी है जो तारों के अंदर बह रही है। नदी? अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, तो इसी नदी का बहाव, उसका दबाव और रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, बस यही 3 चीजें हैं
करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिर इस नदी से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जी, इसकी किताबी परिभाषा है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे नदी वाले उदाहरण से ही समझते हैं। जैसे करंट का मतलब है कि 1 सेकंड में नदी का कितना पानी एक जगह से गुजर गया। अच्छा, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि 1 सेकंड में किसी तार से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए। ये बस बहाव की रफ्तार है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव है और इस बहाव को हम आई से दिखाते हैं। सही, और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पेयर। एम्पियर, और इसे मापने वाले उपकरण को अमीटर कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही, उसे अमीटर कहते हैं। तो सूत्र भी बहुत सीधा सा है। धारा I बराबर है आवेश Q बटे समय T। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि 1 एम्पियर का करंट है, तो इसका मतलब असल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ये संख्या काफी बड़ी है। 1 एम्पियर का मतलब है कि हर सेकंड उस तार से लगभग 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ये तो खरबों से भी कहीं ज्यादा है। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है। कमाल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इन्हें कोई धक्का भी तो देता होगा? जी, यहीं पर वोल्टेज आता है। वोल्टेज वो दबाव है जो इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए पुश करता है। और जो रोकता है वो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस हुआ? एकदम सही, वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है जो बहाव को रोकता है। समझ आ गए। लेकिन ये सब कुछ टिका है आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ये क्या है? आवेश मतलब चार्ज, किसी भी पदार्थ का वो बुनियादी गुण है जिसकी वजह से उसमें बिजली या चुंबकीय प्रभाव पैदा होते हैं। इसे हम Q से दिखाते हैं। अच्छा, तो ये आवेश असल में है क्या? पदार्थ में क्या होता है ये? सबसे सरल भाषा में आवेश का मतलब है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका एक सूत्र भी है, Q = NE। Q = NE, जहां N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो। और इसका मात्रक कूलाम होता है। जी, कूलाम। और ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ एक वैल्यू होती है। बिल्कुल, जैसे वजन या तापमान, उसकी सिर्फ मात्रा होती है, दिशा नहीं। अच्छा, और मैंने पढ़ा है कि आवेश 2 तरह के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। हाँ, धनावेश और ऋणावेश, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। एकदम सही। और इनका एक बहुत ही सीधा सा गुण है, वो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने वाला। जी, समान आवेश जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं। और विपरीत आवेश मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, वे एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, इसका एक और मात्रक एम्पेयर सेकंड भी तो होता है। हाँ, वो I = QT वाले सूत्र से ही निकलता है। Q = IT, और इसी से इसकी विमा या डायमेंशन भी बनती है, जो है AT। AT, A एम्पेयर के लिए और T समय के लिए। ये छोटी छोटी बातें परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का बहाव है, ये हर चीज में से तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हम पदार्थों को 3 हिस्सों में बांटते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। जी, कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो चालक या कंडक्टर तो वो हुए जिनसे बिजली आसानी से गुजर जाती है, जैसे सभी धातुएं। हाँ, लोहा, तांबा, सोना, ये सब। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे करंट बनता है। बिल्कुल, चांदी को बिजली का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। सबसे अच्छा? हाँ, चांदी, उसके बाद तांबा और फिर एल्यूमिनियम। अच्छा, और इसमें लवण का जलीय विलयन, अशुद्ध जल और ग्रेफाइट भी आते हैं? जी। अब दूसरे हैं अचालक, जिन्हें कुचालक या इंसुलेटर भी कहते हैं। ये वो हैं जो करंट को बिल्कुल भी नहीं जाने देते, जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच। सही, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 0 होती है, नगण्य। इसीलिए बिजली के तारों पर प्लास्टिक की परत होती है। हाँ, ताकि करंट बाहर ना आए। शुद्ध जल भी एक अचालक है। और चीनी मिट्टी,
कागज, मोम, रेशम, चमड़ा, ये सब भी। जी। अब इन दोनों के बीच में आते हैं अर्धचालक, मतलब सेमीकंडक्टर्स, जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच में होती है। ठीक कहा, इनकी चालकता इन दोनों के मध्य होती है। और इसके उदाहरण हैं सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। हाँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे मुख्य है। आज की पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं पर टिकी है। ठीक है, तो अब हम वापस उस आखिरी हिस्से पर आते हैं, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वो स्पीड ब्रेकर। हाँ, वो स्पीड ब्रेकर। ये किसी भी चालक का वो गुण है जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। जी, ये प्रवाह में रुकावट डालता है। इसे आर से दर्शाया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक है ओम। ओम, और इसका सूत्र भी वोल्टेज और करंट से जुड़ा है। R = VI, है ना? बिल्कुल। प्रतिरोध R बराबर है विभवांतर V बटे धारा I। तो R को ओम में नापते हैं, V को वोल्ट में और I को एम्पियर में। एकदम सही, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, कूलाम का नियम। जी। सबसे पहले आवेश को समझना जरूरी है, मतलब चार्ज। हाँ बिल्कुल, हर पदार्थ में जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही मतलब आवेश कहलाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, है ना? एक धनात्मक यानी पॉजिटिव और दूसरा ऋणात्मक, नेगेटिव। एकदम सही। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प नियम काम करता है कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। हाँ, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव। इसे हम प्रतिकर्षण या रिपल्शन कहते हैं। और जो विपरीत आवेश होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को खींचते हैं, जिसे आकर्षण कहते हैं। बिल्कुल। मुझे स्कूल वाला उदाहरण याद आ रहा है, जब हम कंघी को सूखे बालों में रगड़ते थे और फिर उसे कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे। हाँ, और वो टुकड़े चिपकने लगते थे। वो इसीलिए होता था क्योंकि कंघी चार्ज हो जाती थी। एग्जैक्टली। और ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है, ये कितना मजबूत होगा, यही बताने के लिए 1785 में वैज्ञानिक चार्ल्स कूलाम ने एक नियम दिया था। तो क्या है नियम? देखिए, नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो फोर्स होता है, वो उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो बल भी बढ़ेगा। सही। और नियम का दूसरा हिस्सा ये है कि यही बल उन आवेशों के बीच की जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, यानी अगर दूरी बढ़ेगी तो बल वो भी तेजी से घटेगा क्योंकि दूरी का वर्ग है। बिल्कुल। इन्हीं दोनों बातों को मिलाकर फॉर्मूला बनता है, F = K Q1 Q2 R²। ठीक है, F यहाँ पर बल हो गया, Q1 और Q2 दो आवेश हैं और R उनके बीच की दूरी है। और ये K क्या है? K एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट। इसका मान 9 × 10⁹ होता है। अच्छा, मैंने कहीं कहीं K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा देखा है। हाँ, वो भी लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। वो बस K को लिखने का एक और तरीका है। समझ गई। चलिए इसे एक सवाल से समझते हैं। मान लीजिए 6 कूलाम और 12 कूलाम के दो आवेश हैं। हाँ। और वो 3 मीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा? ठीक है, तो हम सीधे फॉर्मूले में मान रखेंगे F = 9 × 10⁹ गुणा 6 × 12 और इसे भाग देंगे 3 के वर्ग से। ओके, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। हाँ। अरे, तो ऊपर वाले 9 से कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो कैलकुलेशन आसान हो गई। अब बस 12 × 6 बचा। 12 × 6 हुआ 72। तो उत्तर है 72 × 10⁹ न्यूटन। इसे हम 7.2 × 10⁻10 न्यूटन भी लिख सकते हैं ना? हाँ, मानक रूप में वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। दो छोटे आवेशित गोले हैं, एक पर 2 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है और दूसरे पर 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। हाँ, और वे एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, यहाँ एक चीज पर ध्यान देना होगा। हाँ, दूरी सेंटीमीटर में है। बिल्कुल, और हमें उसे मीटर में बदलना होगा। ये बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। तो 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। सही। अब फॉर्मूले में मान डालते हैं। F = 9 × 10⁻9 गुणा 2 × 10⁻7 गुणा 3 × 10⁻7 और नीचे आएगा 0.3 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही है। इसे आसान बना सकते हैं। पहले बिना पावर वाली संख्याओं को गुणा कर लेते हैं।
9 गुणा 2 गुणा 3। वो हो गया 54। अब पावर को हल करते हैं। 10 9, 10 - 7 और 10 - 7, ये सब मिलकर 10 - 5 हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे? नीचे 0.3 का स्क्वायर का मान होता है 0.09। तो हमें 54x 10⁻⁻5 को 0.09 से भाग देना है। हाँ, हल करने पर अंतिम उत्तर आएगा 6x 10⁻³ न्यूटन। अच्छा, चलिए अब हमारा अगला विषय है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहां वो लोहे को खींच सकता है। एक प्रभाव क्षेत्र। हाँ, वैसे ही एक आवेश के चारों ओर भी एक प्रभाव क्षेत्र होता है। बिल्कुल। और उस क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम एक इकाई आवेश मतलब यूनिट चार्ज रखते हैं तो वो जितने बल का अनुभव करता है उसे ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला बल से ही जुड़ा होगा। हाँ, इसका फॉर्मूला है E = F बल बटे आवेश। तो अगर हम इसमें F का कूलम वाला फॉर्मूला रखें तो क्या होगा? एक बहुत ही दिलचस्प चीज होगी। F के फॉर्मूले में Q1 गुणा Q2 था। जब हम उसे Q से भाग देंगे तो एक Q कट जाएगा। अरे हाँ, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा E = KQ/R²। ये ध्यान देने वाली बात है। बल के फॉर्मूले में 2 Q थे, Q1 और Q2। यहाँ सिर्फ एक Q है। हाँ, क्योंकि क्षेत्र बनाने के लिए सिर्फ एक ही आवेश काफी है। ठीक है, एक सवाल देखते हैं। हाँ। 18 कूलम का एक आवेश है और वो 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ हम दूसरे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। E = KQ/R²। तो E = 9 गुणा 10⁹ गुणा 18 और उसे भाग देंगे 6 के वर्ग से। 6 का वर्ग होता है 36। तो 18 बटे 36, ये तो 1/2 हो गया, मतलब 0.5। सही। तो 9 को 0.5 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 4.5 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा, अब बात करते हैं विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी। इसकी परिभाषा है कि अनंत से मतलब इन्फिनिटी से एक इकाई आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। हाँ, द वर्क डन। इसका सीधा फॉर्मूला है V = W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। क्या इसका भी दूरी से संबंधित कोई फॉर्मूला है, जैसे तीव्रता का था? बिल्कुल है। जब हम इसे आगे हल करते हैं तो फॉर्मूला बनता है V = KQ/R। अरे, ये बहुत दिलचस्प है। मैं एक पैटर्न देख रही हूँ। बताइए। देखिए, बल यानी फोर्स में नीचे R² था और ऊपर 2 Q थे। सही। फिर आई तीव्रता, इंटेंसिटी। उसमें नीचे तो R² ही रहा पर ऊपर से 1 Q कम हो गया। और अब विभव यानी पोटेंशियल में ऊपर तो एक ही Q है पर नीचे से एक R भी कम हो गया, सिर्फ R बचा। ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। ये इन तीनों को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल। तो चलिए इस पर भी एक सवाल हल करते हैं। मान लीजिए 150 कूलाम के आवेश को 3 मीटर विस्थापित करने के लिए कितना विभव चाहिए? यहाँ हम V = KQ/R फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो V = 9 × 10 9 गुणा 150 और इसे 3 से भाग देंगे। 3 से 9 कटकर 3 बचेगा। हाँ, और 3 को 150 से गुणा करने पर 450 आएगा। तो उत्तर हुआ 450 × 10 9। हाँ, इसे मानक रूप में 4.5 × 10 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, ओम का नियम। जी। ओम का नियम ये बेसिकली एक ऐसा नियम है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 सबसे जरूरी चीजों के बीच का रिश्ता बताता है। 3 जरूरी चीजें। हाँ, आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। इस नियम को जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने खोजा था। ओके, तो इन तीनों को मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को क्या कोई आसान तरीके से समझ सकते हैं? अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है। सबसे आसान तरीका है इसे पानी के पाइप की तरह सोचना। पानी का पाइप? अच्छा। हाँ। मान लीजिए एक पाइप में पानी बह रहा है। ये जो पानी का बहाव है यही है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, तो करंट हो गया पानी का बहाव। हाँ। तो फिर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है उस पानी को धक्का देने वाला प्रेशर। अच्छा, प्रेशर। हाँ, पानी अपने आप तो बहेगा नहीं,
उसे किसी पंप से या टंकी की ऊंचाई से एक प्रेशर चाहिए। बिजली में वही काम वोल्टेज करता है। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतना जोर का धक्का। बिल्कुल, और उतना ही तेज करंट का बहाव। समझ गया। वोल्टेज यानी प्रेशर, करंट यानी फ्लो। तो फिर ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये क्या है? रेजिस्टेंस है उस पाइप में आने वाली कोई रुकावट। रुकावट जैसे कि पाइप कितना संकरा है। अगर पाइप बहुत पतला होगा तो पानी का बहाव अपने आप धीमा हो जाएगा, है ना? हाँ, भली प्रेशर कितना भी हो। सही। तो रेजिस्टेंस का काम है बिजली के बहाव को यानी करंट को कंट्रोल करना, उसे धीमा करना। बहुत बढ़िया। तो वोल्टेज धक्का देता है, करंट बहता है और रेजिस्टेंस उसे रोकता है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने इन तीनों के बीच में ऐसा क्या खास खोजा था? उन्होंने इन तीनों के बीच का एक बहुत ही जरूरी रिश्ता खोजा। ओम ने ये पाया कि अगर आप किसी तार की भौतिक अवस्था, मतलब जैसे उसका तापमान या लंबाई, हाँ, अगर इन चीजों को ना बदलें तो उस तार में बहने वाले करंट और उसके सिरों पर लगे वोल्टेज का जो अनुपात है, मतलब जो रेशियो है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, कांस्टेंट। अच्छा, मतलब अगर हम एक तार में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी ठीक उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और जब भी हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो जवाब हमेशा एक ही नंबर आएगा। हाँ, और वही नंबर उस तार का रेजिस्टेंस यानी आर है। यहीं से इसका मशहूर फॉर्मूला बनता है V = IR। V = IR। ओके, इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक सर्किट में हमने 30 वोल्ट का वोल्टेज लगाया और हमें 6 एम्पियर का करंट मिला। हाँ। तो R हुआ V/I यानी 30/6, 5 ओम। सही। अब अगर हम वोल्टेज बढ़ाकर 40 वोल्ट कर दें तो क्या होगा? तो अगर नियम सही है तो करंट को भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए, मतलब करंट 8 एम्पियर हो जाना चाहिए। हाँ। ताकि रेजिस्टेंस अब भी 40/8 यानी 5 ओम ही रहे। बिल्कुल सही। और अगर आप वोल्टेज 50 वोल्ट करेंगे तो करंट 10 एम्पियर मिलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी 5 ओम ही रहेगा। इसीलिए जब हम वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सीधी रेखा बनती है। हाँ, एक लीनियर ग्राफ। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, सर्किट डायग्राम में कुछ चीजें होती हैं जैसे A और V, वो क्या है? A का मतलब है अमीटर जो करंट को मापता है, और V का मतलब है वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मापता है। और एक कुंजी भी होती है K। अगर उसके बीच में डॉट है तो मतलब सर्किट बंद है और करंट बह रहा है। सही। तो ये नियम तो काफी सीधा है, पर क्या इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई डिवाइस कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल। यहीं पर 2 और जरूरी फॉर्मूला आते हैं। पहला है पावर यानी शक्ति का, P = VI। P = VI, इसकी यूनिट वॉट होती है ना? हाँ, वॉट। ये बताता है कि कोई डिवाइस हर सेकंड कितनी ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा फॉर्मूला? आपने कहा था 2 है। दूसरा फॉर्मूला गर्मी यानी हीट से जुड़ा है, H = I²RT। H = I²RT। ये जूल का हीटिंग नियम है शायद। हाँ, ये बताता है कि किसी तार में करंट बहने से कितनी गर्मी पैदा होगी। I² मतलब करंट का असर 2 गुना है। 2 गुना नहीं, स्क्वायर में है। मतलब अगर आप करंट को 2 गुना करेंगे तो गर्मी 4 गुना बढ़ जाएगी। अरे वाह, इसीलिए ज्यादा करंट वाले उपकरण गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब कुछ सवाल हल करते हैं, इनसे ये फॉर्मूले और साफ हो जाएंगे। ठीक है। पहला सवाल, एक लैंप पर 50 वॉट और 250 वोल्ट लिखा है, इसमें धारा यानी करंट कितना होगा? यहाँ हमें पावर, वोल्टेज और करंट का रिश्ता देखना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P = VI। तो करंट यानी I निकालने के लिए I = PV। सही। अब वैल्यू डालिए। I = 50 वॉट, 250 वोल्ट, ये हुआ 0.2 एम्पेयर। बहुत अच्छे। अगला सवाल, 200 V पर 10 वॉट की शक्ति है, प्रवाहित धारा क्या है? ये भी वैसी है, I = PV, तो 10/200, ये हुआ 0.05 एम्पेयर। बिल्कुल सही। अब एक और, एक हीटर 200 V पर 15 एम्पेयर की धारा लेता है, इसकी शक्ति यानी पावर क्या है? यहाँ हमें पावर निकालनी है। तो P = VI लगेगा। P = 200, 15, ये हो गया 3000 वॉट। हाँ, और अगर इसे किलोवाट में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 किलोवाट। नहीं, 3000 1000 3.3 कैसे 3 किलोवाट होगा? हाँ सही, 3 किलोवाट। अगला सवाल, 55 वॉट के लैंप को 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, धारा क्या होगी? I = PV। तो 55 डिवाइडेड बाय 220, इससे काटेंगे तो 1/4 आएगा, मतलब 0.25 एम्पेयर। एकदम सही। ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। 10A फ्यूज के साथ 220 वोल्ट सप्लाई पर
200 वॉट के कितने बल्ब उपयोग किए जा सकते हैं? ये अच्छा सवाल है। यहाँ हमें पहले ये निकालना होगा कि हमारी मेन सप्लाई लाइन कुल कितनी पावर झेल सकती है। तो पहले कुल पावर निकालेंगे, P = VI से। जी, P = 220 वोल्ट 10 एम्पियर्स। ये हुआ 2200 वॉट। मतलब हमारी लाइन पर कुल 2200 वॉट का लोड डाला जा सकता है। सही। अब एक बल्ब 200 वॉट का है तो कुल कितने बल्ब जल सकते हैं? कुल क्षमता को एक बल्ब की क्षमता से भाग देंगे। 2200 डिवाइडेड बाय 200, 11। तो हम 11 बल्ब जला सकते हैं। बिल्कुल। अगर 12वां बल्ब लगाया तो फ्यूज उड़ जाएगा। अच्छा, अब एक सीधा सवाल। एक सुचालक में 2 एक ही धारा बहती है और सिरों पर 4V है, प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ ओम का मूल नियम लगेगा। R = V/I, तो R = 4 वोल्ट 2 एम्पियर = 2 ओम। सही। अगला 12V बैटरी से 1,00,000 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। धारा क्या होगी? यहाँ हमें है I निकालना है। I = V/R, I = 12 1,00,000। ये हो जाएगा 12 10⁻⁻5 एम्पियर। हाँ, या इसे 1.2 10⁻⁻4 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओके, अब एक और। 8 ओम प्रतिरोध वाले तार में 2A धारा है, विभवांतर यानी वोल्टेज क्या होगा? यहाँ V निकालना है। तो V = IR। V = 2/8 = 16 वोल्ट। शानदार। अब गर्मी वाले फॉर्मूले पर आते हैं। ठीक है। सवाल है, 10 ओम प्रतिरोध से एक धारा 1 मिनट तक बहती है, उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? यहाँ हमें हीट का फॉर्मूला H = I² इस्तेमाल करना होगा, पर एक बात का ध्यान रखना है। समय को सेकंड्स में लेना होगा, तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड। बिल्कुल। अब गणना कीजिए। H = 1² 10 60। ये हो जाएगा 1 10 60, 600 जूल। सही। अगला 2 ओम प्रतिरोध पर 5A धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? फिर से वही फॉर्मूला, पहले समय को बदलते हैं। 30 मिनट 60, 180 सेकंड। ठीक। तो H = 5 का स्क्वायर 2 1800, यानी 25 to 1800। 15 to 1800, ये हुआ 90,000 जूल। हाँ, 90,000 जूल या 9×10⁴ जूल। बहुत अच्छे। अब आखिरी सवाल। एक चालक में 2 एम्पेयर की धारा 10 सेकंड में 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है। चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा, इसमें हमें R निकालना है। हाँ, उसी फॉर्मूले को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। R = HI²T। सही। वैल्यू रखिए। R = 80, 2 का स्क्वायर 10, ये हुआ 80 4 10, यानी 80 40। तो जवाब 2 ओम। शानदार। अब अगला चैप्टर देखते हैं, विभवांतर और विद्युत धारा के प्रकार। हाँ। तो सबसे पहले ये विभवांतर, ये है क्या? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है नहीं? सीधी सी भाषा में कहूं तो ये किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अंतर है, मतलब विभव का अंतर। विभव का अंतर। हाँ, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का उदाहरण। अच्छा। सोचिए, जैसे पानी हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की ओर बहता है ना? हाँ बिल्कुल, ऊंचाई से नीचे की तरफ। एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी ज्यादा विभव यानी हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम विभव मतलब लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की ओर बहता है। अच्छा, तो ये जो दबाव का अंतर है पानी में, वही बिजली में विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने एकदम सही पकड़ा। अगर ये अंतर नहीं होगा तो धारा बहेगी ही नहीं। मतलब अगर दोनों बिंदुओं पर पोटेंशियल एक जैसा हो तो विभवांतर शून्य होगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बहुत ही एक बेसिक सिद्धांत है। ठीक है, और इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए कोई खास उपकरण होगा? हाँ, इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है और इसकी जो SI यूनिट है वो वोल्ट होती है। वोल्ट। ओके, तो अब इन उपकरणों पर ही आ जाते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में और बताइए। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है सर्किट में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज को मापना। और इसे सर्किट में जोड़ने का कोई खास तरीका होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है याद रखना। वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में समानांतर क्रम में मतलब पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में? जी, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स के बीच का अंतर नाप रहा है।
रास्ते का हिस्सा नहीं बन रहा। ठीक है। और दूसरा उपकरण है एमीटर, है ना? हाँ, एमीटर। इसका उपयोग सर्किट में जो करंट बह रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसे तो रास्ते में ही लगाना होगा। बिल्कुल, इसीलिए एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, ताकि सारा करंट उसके अंदर से होके गुजरे। सही। और एक आदर्श एमीटर, मतलब एक अच्छे एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम होना चाहिए, लगभग 0, ताकि वो करंट के बहाव में कोई रुकावट न डाले। बिल्कुल। इन दोनों के अलावा एक और उपकरण है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, हाँ, सुना है इसके बारे में। ये थोड़ा अलग है। ये सिर्फ ये बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। अच्छा, मतलब ये नापता नहीं है, सिर्फ पता लगाता है। हाँ, सिर्फ उसकी मौजूदगी का पता लगाता है, एक तरह का डिटेक्टर है। ठीक है, तो अब आते हैं करंट के प्रकार पर। मैंने सुना है ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। जी, 2 तरह के। पहला है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। एसी, जो हमारे घरों में आती है। हाँ, और दूसरी है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी कहते हैं। चलिए पहले एसी की बात करते हैं। ये क्या है? एसी वो करंट है जो समय के साथ अपनी दिशा और अपना परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों बदलता है। बदलता है कैसे? इसका ग्राफ अगर आप देखेंगी तो एक लहर की तरह ऊपर नीचे होता है। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? हाँ, सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। इसीलिए पावर प्लांट से हमारे घरों तक बिजली एसी के रूप में आती है। बिल्कुल। भारत में जो घरेलू उपयोग के लिए एसी आती है, उसकी आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। आगे पीछे? 1 सेकंड में 50 बार। जी। और ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसकी वोल्टता को आसानी से घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ओके, ये तो हुई एसी की बात। अब डीसी? डीसी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डायरेक्ट करंट। ये वो धारा है जो केवल एक ही दिशा में बहती है। मतलब ये अपनी दिशा नहीं बदलती? नहीं, इसकी दिशा और परिमाण बदलते नहीं है, ये स्थिर रहती है। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? डीसी में एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, इसलिए इसे लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। लेकिन इसे स्टोर किया जा सकता है, जैसे बैटरी या सेल में। अच्छा, तो मेरे फोन के बैटरी में डीसी करंट होता है? हाँ, फोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, इन सब में इसी का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि इसकी दिशा बदलती नहीं, तो इसकी आवृत्ति 0 होती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या इन दोनों धाराओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे? एसी को डीसी में बदलने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर? जी, या दिष्टकारी भी कहते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण आपका मोबाइल चार्जर है। मेरा चार्जर? वो कैसे? वो घर के सॉकेट से एसी सप्लाई लेता है और उसे डीसी में बदलकर आपके फोन की बैटरी को चार्ज करता है। अरे वाह, तो चार्जर के अंदर एक रेक्टिफायर होता है। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी होता होगा, डीसी को वापस एसी में बदलना। हाँ, उसके लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर, जो हम बिजली जाने पे इस्तेमाल करते हैं। वही इन्वर्टर यही काम करता है। वो बैटरी की डीसी ऊर्जा को लेता है और उसे एसी में बदलकर पंखे और लाइट जैसे उपकरण चलाता है। ये तो कमाल है। तो चलिए एक बार संक्षेप में इनके मुख्य अंतर देख लेते हैं। जरूर। तो पहला और सबसे बड़ा अंतर तो दिशा का हो गया। एसी की दिशा बदलती रहती है और डीसी की दिशा स्थिर रहती है। ठीक है। दूसरा? आवृत्ति का। भारत में एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और डीसी की आवृत्ति 0 होती है। सही। फिर आता है संचरण, मतलब ट्रांसमिशन। एसी को लंबी दूरी तक भेजना आसान और सस्ता है, जबकि डीसी को भेजना मुश्किल और महंगा पड़ता है। और ऊर्जा हानि? एसी में ऊर्जा की हानि कम होती है और डीसी में अधिक होती है। अच्छा, एक और बात, आपने ट्रांसफार्मर का जिक्र किया था। हाँ, ट्रांसफार्मर से एसी की वोल्टता को आसानी से बदला जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और डीसी के साथ ये मुमकिन नहीं है। नहीं। एक और रोचक तथ्य बताऊं? हाँ, बताइए। यह है कि एसी धारा जो है वो मनुष्य को आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है मतलब? जबकि डीसी धारा प्रतिकर्षित करती है, मतलब धक्का देती है, रिपेल करती है। क्या आप बात करें, तो बहुत ही मतलब खतरनाक जानकारी है। एसी का झटका आपको चिपका लेता है। हाँ, इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि आप स्रोत से दूर नहीं जा पाते। डीसी आपको एक झटका देकर दूर फेंक सकता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। बिल्कुल, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसी भी चालक का वो गुण जो
विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की रुकावट हुई। हाँ, रुकावट। जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर होता है, कुछ वैसा ही। एकदम सही। ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्पीड ब्रेकर का ही काम करता है और इसे हम ओम में मापते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर उन कारकों को समझते हैं जिन पर किसी चालक का ये प्रतिरोध, ये रुकावट निर्भर करती है। सबसे पहला कारक क्या है? सबसे पहला और सबसे आम है तापमान, यानी टेम्परेचर। तापमान, इसका क्या असर होता है? इसमें एक बहुत सीधा संबंध है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। और तापमान घटने से? तापमान घटने से प्रतिरोध घटता है। मतलब गर्मियों में तारों का प्रतिरोध ज्यादा होगा। दिलचस्प है। अब दूसरा कारक, ये शायद इस पर होगा कि तार बनी किस चीज की है। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति। हर पदार्थ का अपना अलग प्रतिरोध होता है। जैसे अलग अलग धातुओं का अलग अलग होगा। हाँ, मिसाल के तौर पर चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम को लेते हैं। इनमें चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसीलिए वो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। बिल्कुल। और इन तीनों में एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए जो महंगी और अच्छी तारें होती हैं, उनमें तांबे का इस्तेमाल होता है। समझ गए। अब तीसरा कारक, तार की लंबाई। अगर तार को लंबा कर दे तो? हाँ, तीसरा कारक है तार की लंबाई, और यहाँ भी सीधा संबंध है। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब जितनी लंबी तार होगी, धारा को उतना ही ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा और उसे उतना ही ज्यादा प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। और अगर लंबाई घटा दे तो? प्रतिरोध घट जाएगा। हाँ, घट जाएगा। ठीक है। और चौथा कारक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब तार की मोटाई। हाँ, आसान भाषा में कहें तो तार की मोटाई। और यहाँ पर जो संबंध है वो उल्टा है। उल्टा? वो कैसे? अगर तार का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार पतली होगी मतलब क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अच्छा, जैसे एक मोटी पाइप से ज्यादा पानी आसानी से निकल जाता है और पतली पाइप से कम। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वही बात है, मोटी तार में धारा का प्रवाह ज्यादा आसानी से होता है क्योंकि उसे प्रतिरोध कम मिलता है। इन्हीं सारे निष्कर्षों से प्रतिरोध का मशहूर सूत्र बनता है। अच्छा, फॉर्मूला। हाँ, इन प्रयोगों से पता चला कि प्रतिरोध जिसे हम आर से दिखाते हैं वो लंबाई यानी एल के सीधे अनुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एकदम। और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो सूत्र बनता है आर बराबर रो गुणा एल बटा ए। आर बराबर रो एल आई। ये रो क्या है? इसे रो कहते हैं, है ना? हाँ, रो आर-ओ ये एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है जो तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हर मटेरियल के लिए अलग होता है। ओह, तो ये उस दूसरे कारक को दिखाता है जिसके बारे में हमने बात की थी। सही। इसे याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका है, आप इसे रोले कह सकते हैं। रो एल ए। हाँ, रोले। ये अच्छा है, ये तो याद रहेगा। चलिए, तो आप कुछ ऐसे सवालों के प्रकार देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे लगता है इस फॉर्मूले पर बहुत सवाल बनते होंगे। बहुत बनते हैं और कुछ में चालाकी भी होती है। तो पहला प्रकार देखते हैं। मान लीजिए सवाल है कि अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत सीधा है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। लंबाई और प्रतिरोध का सीधा संबंध है। तो अगर लंबाई n गुना की जाएगी तो प्रतिरोध भी n गुना हो जाएगा। 2 गुनी करने पर प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। 10 गुना करने पर 10 गुना। अब दूसरा प्रकार, जिसमें आप कह रहे थे कि चालाकी होती है। हाँ, अब सवाल थोड़ा बदल देते हैं। अगर उसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा? अच्छा, खींचकर, ये शब्द बहुत जरूरी लग रहा है। बहुत ज्यादा। यहाँ खींचकर शब्द ही सब कुछ बदल देता है। अगर आप किसी तार को खींचते हैं तो वो लंबी तो होती है, पर साथ में पतली भी तो हो जाती है। बिल्कुल, यही तो चालाकी है। उसकी लंबाई भी बदली और क्षेत्रफल भी बदल गया। तो यहाँ पे क्या नियम लगेगा? नियम ये है कि अगर तार को खींचकर n गुना लंबा किया जाता है तो प्रतिरोध n स्क्वायर यानी n स्क्वायर गुना हो जाएगा। n स्क्वायर यानी अगर खींचकर 2 गुना किया तो प्रतिरोध 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। एकदम सही, 4 गुना हो जाएगा। वाह! तो एक उदाहरण लेते हैं। अगर 4 ओम के तार को खींचकर 5 गुना लंबा किया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध होगा 4 गुणा
और 5 का स्क्वायर 4 गुणा 25। हाँ, यानी 100 ओम हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये खींचकर शब्द याद रखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। चलिए अब तीसरा प्रकार देखते हैं। अगर तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तो लंबाई वही है, क्योंकि क्षेत्रफल और प्रतिरोध का संबंध उल्टा है, तो प्रतिरोध आधा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। क्षेत्रफल 2 गुना करने पर प्रतिरोध आधा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल 3 गुना करते तो प्रतिरोध 1/3 हो जाता। ठीक है। अब चौथा प्रकार, जिसमें लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को एक साथ बदला जाए। मान लीजिए लंबाई 2 गुनी कर दी गई और क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया गया। तो सूत्र के हिसाब से सोचते हैं, R = ρ LA। हाँ, तो लंबाई का 2 ऊपर आएगा और क्षेत्रफल का 2 नीचे। अच्छा, तो 2 से 2 कट जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा, वो पहले जैसा ही रहेगा। ये तो बड़ा मजेदार है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। जी, इसमें हम मुख्यतः 2 तरीकों पर ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। प्रतिरोध मतलब करंट के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर जैसा। बिल्कुल। और इन स्पीड ब्रेकर्स को कैसे लगाते हैं, श्रेणी में या समानांतर में, ये समझना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम का मतलब है एक के बाद एक सीधी लाइन में। जैसे ट्रेन के डिब्बे। हाँ बिल्कुल, वैसा ही। और क्योंकि रास्ता एक ही है तो करंट यानी धारा हर प्रतिरोध में एक जैसी ही रहती है। अच्छा, करंट तो समान रहता है, पर वोल्टेज का क्या? वोल्टेज बढ़ जाता है। हर प्रतिरोध अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वोल्टेज ले लेता है। समझ गया। तो कुल प्रतिरोध निकालना तो फिर बहुत आसान होगा। हाँ, सबसे आसान। क्योंकि करंट को हर रुकावट से गुजरना पड़ रहा है तो कुल प्रतिरोध बस सभी का जोड़ होता है। मतलब फॉर्मूला हुआ R = R1 + R2 + R3 और आगे जितने भी हों। एकदम सही, बस सबको जोड़ते जाना है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 5, 6, 7, 5, 9 और 10 ओम के प्रतिरोध हैं, सब श्रेणी में, तो बस इन्हें जोड़ दीजिए। 5 + 6 + 7, ये सब मिला के हो जाएगा 42 ओम। जी, 42 ओम। बस इतना ही। इसका एक अच्छा उदाहरण है बिजली घरों से जो लाइनें आती हैं वो। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखते हैं, समानांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर नीचे या अगल बगल में जुड़े होते हैं ना? हाँ, इसमें करंट को बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं। हमारे घरों की वायरिंग इसी में होती है, ताकि एक चीज खराब हो तो बाकी चलती रहे। बिल्कुल। यहाँ पर मामला श्रेणी से उल्टा है। यहाँ वोल्टेज समान रहता है लेकिन करंट बढ़ जाता है। तो जाहिर है फॉर्मूला भी उल्टा होगा। जी, फॉर्मूला है 1R = 1R1 + 1R2 + R3। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। हाँ, और सबसे जरूरी बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, गणना के बाद जो भी मान आता है उसे पलटना पड़ता है। मतलब इन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो 1R कुल की वैल्यू होती है, R कुल की नहीं। सही पकड़ा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3-4 ओम के प्रतिरोध समानांतर में हैं। ठीक है, तो 1R = 1/4 + 1/4 + 1/4, जिसका जोड़ आएगा 3/4। और अब इसे पलट देंगे तो R कुल हो जाएगा 43 ओम। एकदम सही। ये पलटने वाला स्टेप भूलना नहीं है। ठीक है, पर असल सर्किट तो इतने सीधे नहीं होते हैं, उनमें तो दोनों का मिक्सचर होता है। हाँ, उन्हें मिक्स्ड सर्किट कहते हैं और उनको हल करने की एक बहुत अच्छी रणनीति है। वो क्या है? कहाँ से शुरू करें ऐसे सर्किट को? हमेशा पहले समानांतर यानी पैरेलल वाले हिस्सों को हल करें। अच्छा, पहले पैरेलल को निपटाओ। हाँ, जब आप पैरेलल वाले हिस्से को हल कर लेंगे तो वो एक अकेले प्रतिरोध में बदल जाएगा और फिर पूरा सर्किट एक आसान सा श्रेणी सर्किट बन जाएगा। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो इसे समझने की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सर आइजैक न्यूटन से और एक सेब से। उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, बिल्कुल, ऊपर क्यों नहीं गया। यहीं से गुरुत्वाकर्षण के नियम की नींव पड़ी है ना? हाँ बिल्कुल। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड में हर वस्तु, मतलब हर एक वस्तु, हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। हाँ, इसी अदृश्य खिंचाव को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये एक बहुत ही कमजोर लेकिन बहुत लंबी दूरी तक काम करने वाला बल है। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना, कभी रिपल्सिव नहीं। हमेशा ये सिर्फ खींचता है, कभी धक्का नहीं देता। तो ये बल काम कैसे करता है? मतलब इसका कोई गणितीय सूत्र, कोई फॉर्मूला है? और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र है F = G
m1 m2 by r स्क्वायर। F बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर। ओके, यहाँ F है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। m1 और m2 है उन दो वस्तुओं का द्रव्यमान यानी मास। यहाँ बल जो है वो द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा बल भी उतना ही ज्यादा होगा। सही। और r है उन दोनों वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी। अच्छा, और बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब दूरी जितनी ज्यादा बल उतना ही कम, और वो भी स्क्वायर के हिसाब से। हाँ, बहुत तेजी से कम होता है। और G, हाँ, इस कैपिटल G के बारे में कुछ खास, ये क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मान पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाएं कभी नहीं बदलता। ये एक स्थिरांक है, अ कांस्टेंट। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, इसका एक फिक्स्ड मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये मान किसने खोजा था? इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए और दूरी 2 गुना कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल अक्सर आते हैं। हाँ, इसे सूत्र में रखकर देखते हैं। नया बल मान लीजिए F1 हो जाएगा G 4m1 m2 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा G 4m1 m2 4r स्क्वायर। अच्छा, तो ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 आ गया। बिल्कुल, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पहले जैसा ही रहेगा। वाह, चलिए अब बात करते हैं छोटे जी की, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये कैपिटल जी से कैसे अलग है? देखिए, कैपिटल G एक सार्वत्रिक नियतांक है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन छोटा g वो त्वरण है, एक्सेलरेशन, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो इसका मान बदलता है? हाँ, इसका मान जगह के हिसाब से बदलता रहता है। वैसे पृथ्वी की सतह पर इसका औसत मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर है। और इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र भी कैपिटल G से ही आता है। G इक्वल टू G_m r स्क्वायर। G_m r स्क्वायर। हाँ हाँ, G तो वही सार्वत्रिक नियतांक है। M यहाँ पर ग्रह का द्रव्यमान है, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान। ये हमेशा बड़े पिंड का द्रव्यमान होता है। और R? R है ग्रह की त्रिज्या या वस्तु की केंद्र से दूरी। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इस सूत्र में गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान मतलब छोटा m तो है ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा। और यही कारण है कि अगर हम निर्वात में मतलब वैक्यूम में एक पंख और एक भारी पत्थर को एक साथ गिराएं तो वो एक ही गति से नीचे गिरेंगे। एक ही गति से और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। G का मान कहाँ और कैसे बदलता है? हाँ, इसे पॉइंट्स में याद रखना सबसे अच्छा होता है। बताइए। पहला, ध्रुवों पर यानी एट द पोल्स G का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम ध्रुवों पर। ठीक है, तो फिर विषुवत रेखा पर? विषुवत रेखा पर यानी एट द इक्वेटर G का मान न्यूनतम होता है, मिनिमम। अधिकतम ध्रुवों पर, न्यूनतम विषुवत रेखा पर। और अगर हम पृथ्वी के केंद्र में चले जाएं तो? पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 हो जाता है। जीरो मतलब भारहीनता। बिल्कुल। और गति की बात करें तो जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G का मान बढ़ता है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर घट जाता है। सही। पृथ्वी के घूमने का, रोटेशन का, इस पर क्या असर पड़ता है? इसका भी असर पड़ता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति मतलब रोटेशन स्पीड बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर G का मान घट जाएगा। अच्छा, तेज घूमेगी तो G कम हो जाएगा। हाँ, और अगर घूर्णन गति घट जाए तो G का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो उल्टा रिश्ता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ध्रुवों पर G के मान पर घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का दिलचस्प विषय पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है, मिनिमम वेलोसिटी, जिससे किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंका जाए तो वो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को हमेशा के लिए पार कर जाए और कभी वापस न लौटे। मतलब अंतरिक्ष में खो जाए। हाँ, हमेशा के लिए। तो पृथ्वी के लिए ये कितना है?
रॉकेट को तो बहुत तेज जाना पड़ता होगा। हाँ, बहुत तेज। पृथ्वी के लिए यह मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड? हाँ, 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकंड। रॉकेट को इसी से ज्यादा वेग से भेजा जाता है। और दूसरे ग्रहों का? बृहस्पति यानी जुपिटर का पलायन वेग सबसे ज्यादा है, 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा का? चंद्रमा का बहुत कम है, सिर्फ 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। सिर्फ 2.3? इसका कोई खास कारण है या इसका कोई नतीजा होता है? हाँ, बहुत बड़ा नतीजा है। चंद्रमा का पलायन वेग इतना कम होने के कारण ही वहां कोई वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अच्छा, तो गैसें उड़ जाती हैं? बिल्कुल, गैस के अणु इतनी आसानी से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं। और पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर? नहीं, पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ये ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो अगर त्रिज्या बढ़ेगी? त्रिज्या बढ़ाने से पलायन वेग बढ़ जाता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, द्रव्यमान और भार। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द्रव्यमान से, यानी मास से। बिल्कुल। तो किसी भी चीज में जितने कण होते हैं, मतलब जितना सामान होता है, उसी की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। अच्छा, मतलब कोई वस्तु कितने कणों से बनी है, बस वही? एकदम। और यहीं से इसका सबसे जरूरी गुण सामने आता है कि ये कभी बदलता नहीं है। हाँ, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में, मतलब कहीं भी, एक जैसा ही रहता है, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या फिर गहरे अंतरिक्ष में। बिल्कुल, ये नहीं बदलता। और दूसरी बात, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। जाहिर है, अगर कोई चीज है तो उसमें कुछ तो कण होंगे ही। सही बात है। और तीसरा पॉइंट है कि ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि यानी इसमें सिर्फ मात्रा होती है, दिशा नहीं बतानी पड़ती, है ना? एकदम सही। जैसे हम कहते हैं 5 किलो चीनी, हम ये नहीं बताते कि 5 किलो किस दिशा में है। समझ गया। और इसमें ऐसा ही मात्रक? वो तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम, जिसे हम केजी से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ द्रव्यमान। हाँ। अब आते हैं भार पर, यानी वेट पर। ये क्या है? भार द्रव्यमान से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी किसी भी चीज को अपने केंद्र की तरफ एक बल से खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल से। हाँ, उसी खिंचाव या उसी बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। अच्छा, तो भार एक तरह का खिंचाव है। बिल्कुल। और क्योंकि ये खिंचाव जगह जगह पर बदलता है, इसलिए भार का मान भी बदलता रहता है। यही इसका सबसे बड़ा अंतर है ना? हाँ, कि द्रव्यमान स्थिर रहता है पर भार बदलता है। हाँ, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम जी कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। और इसका सूत्र भी तो इसी से बनता है, W बराबर है M गुणा G। बिल्कुल, भार बराबर है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर G बदल गया तो भार भी बदल जाएगा। एकदम। और इसी वजह से भार शून्य भी हो सकता है। शून्य? वो कैसे? जैसे गहरे अंतरिक्ष में, जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहां G का मान शून्य होता है। तो फिर W इक्वल्स M इंटू 0, यानी भार भी शून्य हो जाएगा। हाँ, आपका द्रव्यमान तो रहेगा, पर आप भारहीन महसूस करेंगे। क्या बात है। और ये एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा भी होती है। हाँ, क्योंकि ये एक बल है, एक खिंचाव है, और इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। अच्छा, और इसका SI मात्रक? क्योंकि ये एक बल है, तो इसका मात्रक है न्यूटन, जिसे N से दर्शाते हैं। तो भार के बदलने का सारा खेल इस G पर है। इसके मान याद रखने जरूरी है ना? हाँ, बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर G का मान लगभग 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। और सवालों को आसान करने के लिए हम इसे 10 मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, गणना के लिए 10 ले लेते हैं। और चंद्रमा पर? इस पर तो बहुत सवाल आते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/16 गुना होता है। बस ये एक तथ्य याद रखना है। 1/6, मतलब वहां भार भी 16 हो जाएगा। बिल्कुल। और अंतरिक्ष में जहां कोई खिंचाव नहीं, वहां G शून्य होता है, और इसलिए भार भी शून्य। बिल्कुल। तो अगर हम एक नजर में दोनों के बीच मुख्य अंतर देखें तो सबसे पहला, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार बदलता रहता है। ठीक है। दूसरा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और भार का मात्रक न्यूटन। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। और आखिरी, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन भार शून्य हो सकता है। बस ये 4 अंतर हैं। बहुत बढ़िया। अब कुछ सवाल हल करके देखते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। चलिए। पहला सवाल, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा? ठीक है,
तो यहाँ हमें द्रव्यमान यानी m दिया है 40 किलोग्राम और g हम 10 लेंगे। सूत्र है W बराबर M गुणित G। तो ये हो जाएगा W = 40 × 10 मतलब 400 न्यूटन। बस इतना ही। ठीक है, अगला सवाल। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 1800 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? ये तो और भी आसान है, हमें पता है कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 16 होता है। तो हम सीधे 1800 को 6 से भाग दे देंगे। हाँ, 1800/6 यानी 300 न्यूटन। सही। अब एक और सवाल लेते हैं। 90 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें 2 स्टेप्स लगेंगे। पहले हमें पृथ्वी पर भार निकालना होगा। ठीक है। तो W = M × G मतलब 90 × 10 जो हुआ 900 न्यूटन। बिल्कुल, ये आ गया पृथ्वी पर भार। अब चंद्रमा पर भार निकालने के लिए इसे 6 से भाग दे देंगे, तो 900/6 यानी 150 न्यूटन। एकदम सही। चंद्रमा पर भार होगा 150 न्यूटन। अब एक ऐसा सवाल जो अक्सर गलत हो जाता है, वो ट्रिक वाला सवाल। हाँ, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? और यहाँ बहुत से लोग जल्दी में 72 को 6 से भाग दे देते हैं और जवाब 12 किलोग्राम लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तो अगर पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, तो चांद पर भी 72 किलोग्राम ही रहेगा। सही जवाब 72 किलोग्राम है। सवाल में द्रव्यमान पूछा है, भार नहीं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आखिरी सवाल। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? ये भी वैसा ही घुमाकर पूछा गया सवाल है। द्रव्यमान तो पृथ्वी और चंद्रमा पर समान होगा। तो हम पृथ्वी पर दिए गए भार से ही द्रव्यमान निकाल लेते हैं। हाँ, हमें दिया है W = 60 न्यूटन और G हम 10 लेंगे। सूत्र है M = WG। तो M हो जाएगा 60/10 यानी 6। 6, लेकिन 6 न्यूटन या 6 किलोग्राम? बहुत अच्छा पॉइंट। हमसे द्रव्यमान पूछा गया है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो सही उत्तर 6 किलोग्राम होगा। अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है लिफ्ट की गति। चलिए, आज लिफ्ट के अंदर की फिजिक्स को समझते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसमें उतने ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स छिपे हैं। हाँ, और अक्सर हम इसे रोज महसूस भी करते हैं। बिल्कुल। लिफ्ट में हमारे वजन के घटने बढ़ने का सारा खेल, मतलब वो बस एक छोटे से समीकरण पर टिका है। कौन सा समीकरण? W = mg + a। ठीक है, इस समीकरण को थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं। W का मतलब हुआ हमारा वजन यानी वेट, जो हम महसूस करते हैं। हाँ, और M हुआ हमारा मास यानी द्रव्यमान। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मास कभी नहीं बदलता। कभी नहीं। और G तो हुआ गुरुत्वीय त्वरण। G ग्रेविटी। और सबसे अहम है A, जो लिफ्ट की मशीन का त्वरण है। मतलब लिफ्ट अपनी स्पीड कितनी तेजी से बढ़ा या घटा रही है। तो हमारे वजन में जो भी बदलाव महसूस होता है, उसका जिम्मेदार यही A है। बिल्कुल। और एक सीधा सा नियम है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हम प्लस यानी प्लस इस्तेमाल करेंगे, और अगर नीचे आ रही है तो माइनस। बस। तो चलिए इस समीकरण को लेकर लिफ्ट में एक काल्पनिक सफर पर चलते हैं और अलग अलग स्थितियों को देखते हैं। सबसे पहली स्थिति, मान लीजिए हम लिफ्ट में हैं और लिफ्ट एक समान रफ्तार से, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही है। मतलब ना तो स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, जैसे जब लिफ्ट 10वीं मंजिल से 20वीं मंजिल के बीच में बिना रुके चल रही हो। एकदम वही। फिजिक्स में जब स्पीड नहीं बदलती तो त्वरण यानी A 0 माना जाता है, 0। अच्छा, तो अगर हम A की जगह 0 रख दें तो हमारा समीकरण बन जाता है W = mg ± 0, जिसका सीधा मतलब हुआ W = mg। यानी हमारा वजन उतना ही रहेगा जितना लिफ्ट के बाहर था, कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल। इसीलिए अक्सर परीक्षाओं में यह सवाल आता है कि जब कोई व्यक्ति एक नियत चाल से गतिमान लिफ्ट में होता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? और जवाब हमेशा होता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। सही। तो ये हुई पहली और दूसरी स्थिति। ठीक है, अब आते हैं उस पल पर जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलना शुरू करती है, यानी तीसरी स्थिति। हाँ, त्वरण के साथ ऊपर जाना है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करती है, हमारा नियम काम आता है। ऊपर मतलब प्लस। तो समीकरण बनता है W = mg + a। G, यहाँ लिफ्ट का त्वरण A धरती के खिंचाव G में जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें अपना वजन असल से ज्यादा महसूस होगा।
वो जो एक पल के लिए शरीर पर भारीपन लगता है, क्या वो इसी वजह से है? बिल्कुल। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। उस पल के लिए अगर आप वेइंग मशीन पर खड़े हो तो सच में ज्यादा रीडिंग दिखाएगी। अच्छा, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 56 केजी का एक छात्र लिफ्ट में है और लिफ्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाती है और हम जी को 10 मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 56, g इक्वल्स टू 10 और a इक्वल्स टू 4। फॉर्मूला लगेगा w इक्वल्स टू mg प्लस a। सही। तो w इक्वल्स टू 56 गुणा 10 प्लस 4 यानी 56 गुणा 14। 56 गुना 14, ये हो गया 784 न्यूटन। बिल्कुल, जबकि उसका असली वजन सिर्फ 56 गुणा 10 मतलब 560 न्यूटन था। वाह, ये तो काफी बड़ा अंतर है। तो फिर इसका उल्टा भी सच होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर चलना शुरू करती है तब हमें हल्का महसूस होना चाहिए। यही हमारी चौथी स्थिति है। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आती है तो हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो समीकरण हुआ w इक्वल्स mg माइनस a। हाँ, अब हम धरती के खिंचाव में से लिफ्ट के त्वरण को घटा रहे हैं। वो जो पेट में हल्की सी गुदगुदी होती है जब लिफ्ट तेजी से नीचे आती है, उसका कारण यही है। हाँ, वो हल्कापन इसी समीकरण की वजह से है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 200 किलोग्राम की एक महिला लिफ्ट में है और लिफ्ट 5 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। यहाँ m इक्वल्स 200, g इक्वल्स 10 और a इक्वल्स 5। फॉर्मूला होगा w इक्वल्स m g माइनस a, यानी w इक्वल्स 200 गुणा 10 माइनस 5, जिससे जवाब आएगा w इक्वल्स 200 गुणा 5 यानी 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन। जबकि अगर यही लिफ्ट इतने ही त्वरण से ऊपर जा रही होती तो वजन होता 200 गुणा 10 प्लस 5 यानी 3000 न्यूटन। 1000 और 3000, ये बहुत बड़ा अंतर है ना? यहीं पर एक उलझाने वाला सवाल दिमाग में आ रहा है। अगर इसी नीचे जाती लिफ्ट में 50 किलोग्राम के व्यक्ति का द्रव्यमान यानी मास पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? ये एक क्लासिक ट्रैप है। सवाल में त्वरण और दिशा देकर वजन की तरफ ध्यान खींचा जाता है, लेकिन पूछा जाता है द्रव्यमान। और जैसा हमने शुरू में कहा था, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, वो 50 किलोग्राम ही रहेगा चाहे लिफ्ट कहीं भी जाए। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अब आता है सबसे दिलचस्प और थोड़ी डरावनी स्थिति पर, 5वीं स्थिति। अगर लिफ्ट की केबल टूट जाए तो क्या होगा? ये फ्री फॉल या मुक्त पतन की स्थिति है। जब केबल टूटती है तो लिफ्ट पर मशीन का कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो सिर्फ धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी जी के असर से नीचे गिरती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट का त्वरण a गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू g। एकदम। अब इसे हमारे नीचे आने वाले समीकरण w इक्वल्स टू mg में रखिए। अगर a की जगह g रख दें तो ये w इज इक्वल टू mgg हो जाएगा। g तो 0 होता है, तो मतलब वजन w इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल, इसी को भारहीनता या वेटलेसनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके और लिफ्ट के फर्श के बीच का संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, खत्म हो गया है और हमारा शरीर वजन को इसी संपर्क बल से महसूस करता है। तो अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति गिरती हुई लिफ्ट में है तो उसका भार 0 महसूस होगा, जैसे अंतरिक्ष में होता है। सही। अब एक आखिरी और थोड़ी अजीब स्थिति। क्या ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट का नीचे की ओर त्वरण गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा हो, मतलब AG? ये एक काल्पनिक स्थिति है पर फिजिक्स के लिहाज से जरूरी है। सोचिए, लिफ्ट को केबल से खींचकर या किसी रॉकेट से धकेलकर धरती के खिंचाव से भी ज्यादा तेजी से नीचे भेजा जाए, तब हमारे समीकरण W इज इक्वल टू mga का क्या होगा? अगर a का मान g से बड़ा है तो ga तो नेगेटिव हो जाएगा। वजन नेगेटिव कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, आप एक कागज पर खड़े हैं और कोई उस कागज को आपसे भी तेजी से नीचे खींच ले, क्या होगा? मैं हवा में रह जाऊंगी और कागज निकल जाएगा। या भी वही हो रहा है। लिफ्ट का फर्श आपके पैरों के नीचे से गुरुत्वाकर्षण से भी तेजी से हट रहा है। तो इसका मतलब मेरे पैर जमीन छोड़ देंगे? हाँ, नेगेटिव वजन का मतलब है कि जो बल आपको नीचे फर्श पर दबा रहा था वो अब ऊपर की ओर लगेगा। नतीजा ये होगा कि आप ऊपर उठेंगे और लिफ्ट की छत से जाकर टकरा जाएंगे। ये तो फ्री फॉल से भी ज्यादा अजीब स्थिति है। तो ये हैं वो 6 मुख्य स्थितियां। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, ऊष्मा। ऊष्मा यानी हीट। हाँ, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असल में एक तरह की ऊर्जा है। ऊर्जा? हाँ, किस तरह की ऊर्जा? देखिए, हर चीज छोटे छोटे अणुओं मतलब
मॉलिक्यूल से बनी है। हाँ। और ये अणु कभी शांत नहीं बैठते, ये हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो इनकी इसी गतिज ऊर्जा को, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, तो जब हम सर्दियों में हाथ रगड़ते हैं तो वो असल में हम अणुओं की गति को ही बढ़ा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। घर्षण से आप उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं, जिससे उनकी गति बढ़ जाती है और आपको गर्मी महसूस होती है। यहीं पर मुझे कंफ्यूजन हमेशा होता है। ऊष्मा और ताप, मतलब हीट और टेम्परेचर, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। ऊष्मा है अणुओं की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा? हाँ। और ताप यानी टेम्परेचर उस ऊर्जा का औसत माप है। मतलब अणु औसतन कितनी तेजी से हिल रहे हैं। अच्छा, मतलब एक बाल्टी गुनगुने पानी में ऊष्मा ज्यादा हो सकती है एक कप खौलते हुए पानी से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बाल्टी में अणु बहुत ज्यादा हैं, तो कुल ऊर्जा ज्यादा हो सकती है, भले ही कप का तापमान ज्यादा हो। और ऊष्मा का एक नियम हमेशा याद रखना है, ये हमेशा ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर बहती है। हमेशा? हमेशा। ठीक है, तो इसे मापते कैसे हैं? मैंने जूल, कैलोरी, बीटीयू कई नाम सुने हैं। हाँ, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा ही है, तो इसका ऐसा ही मात्रक तो जूल ही है। ठीक है। लेकिन परीक्षाओं में कैलोरी और बीटीयू भी पूछे जाते हैं। ये कैलोरी क्या होती है? खाने के पैकेट पर तो बहुत देखते हैं। इसकी परिभाषा सीधी है। 1 ग्राम शुद्ध पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वो 1 कैलोरी है। बस इतना? हाँ। और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती हैं। और ये बीटीयू, ये क्या चीज है? मिल यूनिट। ये भी कैलोरी जैसा ही है, बस इकाइयां ब्रिटिश हैं। 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए। अच्छा, तो इनके बीच कोई संबंध है? मतलब परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी वैल्यूज? हाँ, ये याद रखना जरूरी है। 1 कैलोरी लगभग 4.18 जूल के बराबर होती है। लगभग 4.2 जूल। ठीक है। और 1 जूल होता है करीब 0.24 कैलोरी। ठीक है। और बीटीयू? 1 बीटीयू लगभग 252 कैलोरी के बराबर होता है। 252 कैलोरी। ठीक है, ये तो याद रखने वाली चीजें हैं। अब सवाल यह है कि ये ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। इन्हें ऊष्मा संचरण की विधियां कहते हैं। कौन कौन सी? चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन, और विकिरण यानी रेडिएशन। चलिए पहले चालन से शुरू करते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होता है। इसमें पदार्थ के अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते। अपनी जगह नहीं छोड़ते? तो फिर गर्मी आगे कैसे बढ़ती है? वो अपनी ही जगह पर तेजी से कांपते हैं, वाइब्रेट करते हैं और अपनी ऊर्जा बगल वाले अणु को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, जैसे एक लाइन में खड़े लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हो। बिल्कुल सही। अणु से अणु तक ऊर्जा जाती है, इसीलिए ये ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण? आप गर्म चाय के कप में स्टील की चम्मच छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। जबकि हैंडल तो चाय में डूबा भी नहीं होता। वही चालन है, गर्मी चम्मच के अणुओं से होते हुए हैंडल तक पहुंच। अब दूसरा तरीका, संवहन। संवहन होता है द्रवों और गैसों में, मतलब लिक्विड्स और गैसेस में। इसमें क्या अलग है? इसमें अणु आलसी नहीं है, वो सिर्फ कांपते नहीं बल्कि ऊष्मा लेकर खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मतलब अणु खुद ट्रैवल करते हैं? हाँ, जैसे आप किसी बर्तन में पानी उबालते हैं, नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, और ऊपर का ठंडा भारी पानी नीचे आ जाता है। बिल्कुल। और फिर वो गर्म होकर ऊपर उठता है, ये एक चक्र बन जाता है। इसे संवहन धारा कहते हैं। अच्छा, तो इसमें अणुओं का असल में मूवमेंट हो रहा है। हाँ, वास्तविक स्थानांतरण। इसीलिए ये चालन से तेज है। आपकी इलेक्ट्रिक केतली इसी पर काम करती है? हाँ, लेकिन केतली का बाहरी हिस्सा तो चालन से गर्म होता होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट। केतली के अंदर पानी संवहन से गर्म होता है और केतली की बॉडी चालन से। ठीक है, तो ठोस के लिए चालन, द्रव और गैस के लिए संवहन। अब तीसरा, विकिरण, रेडिएशन। हाँ, और ये सबसे दिलचस्प है। कैसे? इसे ऊष्मा के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। किसी भी माध्यम की नहीं? मतलब ये वैक्यूम में भी हो सकता है? जी हाँ, निर्वात में भी। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? बीच में तो खाली जगह है। सही बात है। तो वो विकिरण से आती है। बिल्कुल। विकिरण में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। अच्छा, जैसे लाइट चलती है। हाँ, और ये चलती भी प्रकाश की गति से है। इसीलिए ये ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। कमाल है। इसका कोई और उदाहरण?
जब आप आग या हीटर के पास खड़े होते हैं तो आपको जो सीधी गर्मी महसूस होती है वो विकिरण ही है। बीच की हवा भले ही ठंडी हो। अच्छा, तो अगर हम तीनों की गति की तुलना करें तो सबसे तेज है विकिरण, फिर संवहन और सबसे धीमा है चालन। विकिरण, फिर संवहन और सबसे सुस्त चालन। एकदम सही। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, तापमान। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्या है और इसे कैसे मापा जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तापमान की परिभाषा से शुरू करते हैं। तापमान मतलब वो भौतिक राशि है जो बताती है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे जरूरी बात ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। केल्विन, ठीक है। तो अब जब हम जानते हैं कि तापमान क्या है, तो इसे मापने वाले उपकरणों के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि कई तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। हम एक एक करके उनके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अच्छा। सबसे पहले है द्रव तापमापी, मतलब लिक्विड थर्मोमीटर। इसमें पारा या अल्कोहल होता है ना? एकदम सही। पारा तापमापी की रेंज -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक होती है। एक मिनट, -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है? हाँ, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फिर बहुत ठंडी जगहों पर तो ये काम नहीं करता होगा। नहीं, और इसीलिए अल्कोहल तापमापी बनाया गया। तो ये ठंडे प्रदेशों के लिए एकदम सही है। समझ गए। और इसी तरह का डॉक्टरी तापमापी भी होता है? जी, वो मानव शरीर का तापमान मापने के लिए होता है। उसकी रेंज तो काफी कम होती है। हाँ, उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में कहें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उस पर एक लाल निशान भी होता है। बिल्कुल, वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, जो कि सामान्य तापमान माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हुए द्रव वाले। अब अगर हमें इनसे भी ज्यादा तापमान मापना हो तो? तब हम गैस तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। गैस तापमापी? इसमें हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? हाइड्रोजन वाला -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के लिए है। लेकिन अगर तापमान और भी ज्यादा है, मान लीजिए 1500 डिग्री सेल्सियस तक, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस, वाह। ठीक है, और इसके बाद? इसके बाद आता है प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। पर इसका सिद्धांत काफी सीधा है। ये प्रतिरोध ताप गुणांक के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जैसे जैसे प्लैटिनम का तार गर्म होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। बस उसी प्रतिरोध को माप लेते हैं। अच्छा, तो ये बिजली के प्रवाह पर आधारित है। हाँ, और इसकी रेंज भी काफी अच्छी है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और एक और मैंने सुना है, ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल। हाँ, थर्मोकपल थर्मोमीटर। ये सीबेक प्रभाव पर आधारित है। सीबेक प्रभाव? जी, इसकी रेंज -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 1600? जी। और अब वो दिलचस्प चीज आने वाली है, वो थर्मोमीटर जो बहुत ही ज्यादा, मतलब अत्यधिक उच्च तापमान मापता है। हाँ, उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। बिल्कुल, पायरोमीटर। ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे सूर्य का तापमान मापने में? एकदम सही। बहुत ज्यादा तापमान जैसे कि सूर्य या किसी भट्टी का, इसे दूर से ही मापा जा सकता है। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है कि यह 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं मापता। क्या मतलब? इसकी शुरुआत ही 800 डिग्री सेल्सियस से होती है? हाँ, इसकी रेंज 800 डिग्री सेल्सियस से अनंत तक होती है। कमाल है। ठीक है, तो अब पैमानों को समझते हैं। स्केल्स, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो हम सब ने सुना है, लेकिन और भी है ना? हाँ, 4 प्रमुख पैमाने हैं। हम हर एक के लिए पानी का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सेल्सियस। इसमें पानी का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो आसान है। जी। अब आते हैं फ़ारेनहाइट पर। इसके नंबर थोड़े अजीब हैं। हाँ, इसमें हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 और 212। हाँ, ठीक है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पैमाना है केल्विन। जिसे परम ताप पैमाना भी कहते हैं। बिल्कुल। इसमें हिमांक है 273 के और क्वथनांक है 373 के। और 0 केल्विन का मतलब होता है परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो। सही, जो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इससे कम तापमान संभव ही नहीं है। और चौथा पैमाना? रूमा,
हाँ, रूमा। इसमें हिमांक 0 डिग्री आर और क्वथनांक 80 डिग्री आर होता है। तो इन सभी पैमानों का क्या मतलब है? हम इन्हें एक से दूसरे में कैसे बदल सकते हैं? उसके लिए केंद्रीय सूत्र है जो इन सभी को जोड़ता है। अच्छा, ये किसी भी रूपांतरण के लिए बहुत जरूरी है। सूत्र है C5 equals F32 9 equals K273 5। C5 equals F32 9 equals K273 5। ये तो बहुत काम का है। क्या कोई और खास बात है जो हमें याद रखनी चाहिए? हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बताइए। पहला, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है। -40 डिग्री? ये तो एक क्लासिक सवाल है। जी बिल्कुल। और दूसरा, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का एक बहुत आसान तरीका है। वो क्या है? बस सेल्सियस मान में 273 जोड़ दें। अच्छा, तो K equals C plus 273। बिल्कुल। और इसी तरह केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा दें। ये तो उसी मुख्य सूत्र का एक आसान रूप लग रहा है। हाँ, ये उसी से निकला है। इससे गणना करना बहुत तेज हो जाता है। सही बात है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो आप सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक है और फ़ारेनहाइट में क्वथनांक 212 डिग्री F है, तो आप तुरंत उत्तर जान सकते। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, चुंबकत्व। चुंबक यानी मैग्नेट, सीधी सी बात है। ये एक ऐसा पिंड है जिसमें लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसी चीजों को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। और इसकी एक और खासियत है, अगर इसे स्वतंत्रता से लटकाया जाए तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। बिल्कुल। इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर संकेत करता है। अच्छा, तो चुंबक के कुछ और भी गुण होंगे? हाँ, कई हैं। जैसे पहला तो ये कि चुंबकीय आकर्षण इसके किनारों पर, मतलब ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। और बीच में सबसे कम? हाँ, मध्य भाग में सबसे कम। और दूसरा कि चुंबक के 2 विपरीत ध्रुव यानी उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि जो समान ध्रुव है जैसे उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं। सही। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। अगर किसी चुंबक को बीच से तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसके ध्रुव अलग हो जाएंगे, एक उत्तरी टुकड़ा और एक दक्षिणी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यही तो मजेदार है। टूटे हुए हिस्से फिर से अपने आप में एक पूरा चुंबक बन जाते हैं। क्या बात है। हाँ, हर टूटे हुए हिस्से का अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। मतलब चुंबक के चाहे कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, हर टुकड़े में हमेशा 2 ध्रुव रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, किसी चुंबक को अगर गर्म किया जाए या पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। हाँ, उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ये क्या होता है? ये चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। सही कहा, ये उसका प्रभाव क्षेत्र है। इसका SI मात्रक टेस्ला है और CGS मात्रक गॉस है। जी, और एक गॉस जो है वो 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। इस क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का इस्तेमाल होता है ना? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय बल की दिशा दिखाती हैं। बिल्कुल। और इन रेखाओं के भी कुछ खास गुण हैं, जैसे ये बंद और वक्राकार होती हैं, मतलब क्लोज्ड और कर्व्ड। चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, चुंबक के अंदर इनकी दिशा उल्टी होती है। सही पकड़ा। अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। और एक और गुण कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। कभी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती। और जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय बल मजबूत होता है, जैसे कि ध्रुवों पर। बिल्कुल, जैसे ध्रुवों पर। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में मिलते हैं? हाँ, जैसे लोडस्टोन या मैग्नेटाइट। इनकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती और आकर्षण बल भी काफी कमजोर होता है। और कृत्रिम चुंबक वो हुए जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, लोहा, इस्पात या कोबाल्ट से। जी, और ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग आकृतियों में बना सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक या फिर वो घोड़े की नाल जैसा चुंबक। हाँ, बार मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट। अब कृत्रिम चुंबक भी 2 तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और टेम्पररी। बिल्कुल। स्थायी चुंबक वो हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण जल्दी नष्ट नहीं होता।
अच्छा, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे लाउडस्पीकर में या फिर कंपास में। ये एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की मिश्र धातुओं से बनते हैं, जैसे एल्निको। और अस्थायी चुंबक? अस्थायी चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व जल्दी बन भी जाता है और जल्दी समाप्त भी हो जाता है। इसका कोई उदाहरण? विद्युत घंटी और डायनेमो। असल में जो विद्युत चुंबक होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो एक तरह का अस्थायी चुंबक ही है। अच्छा, अब उन पदार्थों की बात करते हैं जो चुंबक से प्रभावित होते हैं। इन्हें भी कुछ श्रेणियों में बांटा गया है? हाँ, 3 मुख्य श्रेणियां। कौन कौन से? पहली है प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित होने की बजाय प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब दूर भागते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रतिकर्षण बहुत ही कमजोर होता है। इसके उदाहरण हैं चांदी, सोना, जल, नमक, हीरा। जल भी? जी, जल भी, और बिस्मिथ भी। ठीक है। दूसरी श्रेणी है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। सही। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं, मतलब इनका आकर्षण भी काफी कमजोर होता है। सोडियम, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन इसके उदाहरण हैं। हाँ, और फिर आती है तीसरी और सबसे मजबूत श्रेणी, लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। बिल्कुल, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत तेजी से और मजबूती से आकर्षित होते हैं। और इसमें वही मुख्य खिलाड़ी हैं लोहा, निकल और कोबाल्ट। एकदम सही। चलिए, अब एक और दिलचस्प चीज पर आते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। हाँ, बन जाता है। तो इस क्षेत्र की दिशा कैसे पता की जाए? इसके लिए मैक्सवेल का एक नियम है ना? जी, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड थंब रूल। ये कैसे काम करता है? बहुत सरल है। इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही तार को दाहिने हाथ में इस तरह पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, ओके, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। अच्छा, यानी अगर अंगूठा ऊपर की ओर है जो कि धारा की दिशा है, जी, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। बिल्कुल। इसी को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। कमाल है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो। अब अगला चैप्टर देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। जी, ये नियम जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 19वीं शताब्दी के अंत में दिया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट की दिशा, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में गति की दिशा का पता लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले बाएं हाथ के नियम से शुरू करते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये नियम विशेष रूप से इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, मतलब विद्युत मोटर के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा। इसका मूल सिद्धांत ये है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए तार से, मतलब एक चालक से करंट गुजरता है तो उस तार पर एक बल लगता है। एक बल? हाँ, एक धक्का लगता है जिससे उसमें गति होती है या विक्षेपण होता है। तो ये नियम काम कैसे करता है? मतलब हाथ की उंगलियों को कैसे रखना होता है? आपको अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाना है। लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर? जी हाँ, बिल्कुल 90 डिग्री पर। इसमें जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल यानी फोर्स की दिशा को दिखाता है। ठीक है, अंगूठा हो गया बल। हाँ, और जो तर्जनी है, पहली उंगली, वो चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है। और जो बीच की उंगली है, मध्यमा, वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा की ओर संकेत करती है। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत अच्छी ट्रिक है, FMC। FMC? हाँ, F से फादर यानी फोर्स मतलब बल। अच्छा, फादर। M से मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। मदर, ठीक है। और C से चाइल्ड यानी करंट, विद्युत धारा, फादर मदर चाइल्ड। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। तो अब दाएं हाथ के नियम पर आते हैं। ये बाएं हाथ के नियम से कैसे अलग है? ये नियम इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए है, मतलब विद्युत जनरेटर के लिए। जनरेटर के लिए? हाँ, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें अपने आप एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी धारा को प्रेरित धारा
या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और दाएं हाथ का नियम इसी प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए है। तो इसमें हाथ की उंगलियों की क्या भूमिका है? व्यवस्था वैसी है। व्यवस्था बिल्कुल बाएं हाथ की तरह ही है, बस दाहिने हाथ का उपयोग करना है। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत। ठीक है। यहाँ पर अंगूठा चालक की गति यानी मोशन की दिशा बताता है। अच्छा, यहाँ अंगूठा गति बता रहा है, बल नहीं। सही। तर्जनी वो दोनों नियमों में एक ही चीज बताती है, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड। और जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा बताएगी। तो मतलब मुख्य अंतर ये हुआ कि बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए है, जहां हम करंट देते हैं तो बल लगता है जी, और दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए है, जहां हम गति कराते हैं तो करंट उत्पन्न होता है। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हमने देखा कंप्लीट फिजिक्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।